लद्दाख में विज़िट किया था और साथ ही साथ लेह और कारगिल में विज़िट किया था। और उन्होंने कारगिल के विज़िट के दौरान बहुत सारे लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग की और जानने की कोशिश की आखिर कारगिल और लेह टाउन को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। इस हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए फयाज अली मौजूद है, जो कि ज़िले कारगिल के एक नामवर आर्किटेक्ट हैं और कारगिल के ज़मीन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। फयाज साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन एक्सपर्ट मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्मार्ट सिटी के हवाले से जिस तरह से लेह और कारगिल टाउन को स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस ओकेजन पे बुलाया और इस लायक समझा कि आप स्मार्ट सिटी के लेकर हमें मेनली लोकल रिसोर्सेज को, आर्किटेक्ट्स वगैरह को आप काफ़ी मतलब इंटरेस्टेड हैं उनसे पूछने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि स्मार्ट सिटी जो टर्म है उसका नाम से ही जाहिर होता है कि स्मार्ट मतलब सिटी को एक स्मार्ट तरीके से बनाने के नाम है स्मार्ट सिटी। मतलब विदाउट एनी प्लानिंग जो अभी तक चल रहे हैं सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में, उन सब के लिए जो नुकसान हो रहे हैं, जो वेस्टेजेस हो रहे हैं, जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है, वो सब हटा के एक मिनिमम यूसेज ऑफ एनर्जी वाला सिटी बनाने को स्मार्ट सिटी कहा जाएगा, जिसमें मतलब आपको कोई भी कंजेशन, कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे, मिनिमम होंगे। मतलब अगर कोई इशू होता है ट्रैफिक का, गाड़ियों का, पेडेस्ट्रियंस के लिए सर्विसेज और बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे शॉपकीपर्स, हॉकर्स, एवरीथिंग जो स्मार्ट एक मतलब सिटी में होता है, उन सब के सहूलियत के लिए, उन सब के रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए जो एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जो मतलब तौर तरीके अपनाते हैं, आइडियाज़ या प्लानिंग करते हैं, उससे एक स्मार्ट सिटी बनता है। जी, तो कहने का मतलब यही है कि एक सिटी को ऑल राउंड, एक तो जैसे बेसिक नीड्स होता है जैसे आपने जिक्र की, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं, और साथ ही साथ एक सिटी को ऑल राउंड डेवलप करके लोगों को बेहतरीन फैसिलिटेट दिया जाए, उसे स्मार्ट सिटी कहा जाता है। तो हम कारगिल की बात करते हैं। जिस तरह से कारगिल टाउन की अगर हम जिक्र करें, कारगिल टाउन ही थोड़ा बहुत कंजस्टेड है और प्रॉपर प्लानिंग की काफ़ी ज़रूरत है। तो इस वक्त जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाने की तैयारियां हो रही है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से होना चाहिए और कैसा होना चाहिए? देखिए, वैसे तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं उसको प्लानिंग को करने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। उनमें से जो मुझे बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, वो मुझे लगता है कि जो कारगिल का टाउन है, उसका जो एरिया है, मतलब जो रेस्ट्रिक्टेड, मतलब एक रेस्ट्रेंट एरिया है जिसमें म्यूनिसिपल लिमिट का एक बॉर्डर है, वो सबसे पहले एक्सटेंड होना चाहिए। वो इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि जो भी म्यूनिसिपल लिमिट के अंदर जगह होती है हर टाउन में, सिर्फ कारगिल में नहीं, कहीं भी बाहर, तो उसमें कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेके, ट्रैफिक को लेके रूल्स वहाँ फॉलो होते हैं। लीगली अच्छे काम वहाँ पे हो सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट वहाँ इजीली हो जाता है बिकॉज रूल्स वहाँ फॉलो होते हैं उस लिमिट में, म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो होता है। तो यहाँ पे आज हमारे कारगिल में ऐसा होता है कि जो जगह म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है, जैसे हमारे पास बहुत जगह है जो म्यूनिसिपल लिमिट से बाहर है कारगिल टाउन में ही, जैसे कि कुरबाथांग हो गया, मेगावाट सैटेलाइट कॉलोनी जो हो गया, और आपका ये टीवी स्टेशन के साइड वाले जो भी जगह हैं, जो जहाँ पे आपका एयरपोर्ट बन रहा है उसके नीचे वाला एरिया, जहाँ पे आजकल सेक्रेटरीट का हमारा पूरा एरिया है, वो सारा म्यूनिसिपल लिमिट्स में नहीं पड़ता है। तो म्यूनिसिपल लिमिट्स को एक्सटेंड किया जाए और इस पूरे एरिया को मतलब दायरे में लाया जाए म्यूनिसिपल के, तो अच्छे खासे लॉस फ्यूचर में जो मतलब जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है या कुछ भी डेवलपमेंट होने वाला है यहाँ पे, उन सबको प्रॉपर लॉस के साथ फॉलो किया जा सकता है। एक तो ये हो गया, ऊपर से और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिससे हम इसको बना सकते हैं प्लानिंग से। जैसे कि मेन टाउन की अगर हम बात करें तो ट्रैफिक को किस तरह से रेगुलेट करना है, रोड्स कहाँ कहाँ होने चाहिए, उसके सबसे पहले तो जो मैंने बेसिकली अपने पर्सनली देखा है, उसमें मेरे हिसाब से प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, सर्वे और प्लानिंग की, क्योंकि अभी तक मुझे जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं उसमें सर्वे ठीक से नहीं हुआ है। जी, सर्वे अगर आप करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। क्या कारण रही होगी, जिस तरह से आपने जिक्र किया बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पढ़ा है जिसमें सर्वे ठीक तरह से नहीं हुआ है। सर्वे ठीक तरह से करने के लिए खासकर एक ग्राउंड जीरो पे जानकारी हासिल करना होता है, उसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? देखिए, सर्वे का तो ऐसा है कि अभी हमारे पास मेन कारगिल में इतनी कंपनीज़ नहीं हैं जो
जो ये सब ऑर्गेनाइज कर सकें सर्वे और बड़े लेवल पे जो होती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि जो सर्वे हो जो भी कंपनी करे बाहर से, उसमें लोकल लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन हो, लोकल रिसोर्स का, लोकल प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का उसमें कंट्रीब्यूशन हो। उससे ये हो जाएगा कि वो एग्जैक्ट डाटा दे पाएंगे और एग्जैक्ट कलेक्शन। जैसे कि पिछली बार मैंने देखा एक मास्टर प्लान के सर्वे में था, उसमें लिखा था टेक्स्ट में गलतियाँ बहुत थी, जैसे कि सुमो स्टैंड लिखा था कहीं कहीं पे। सुमो स्टैंड जो कि कश्मीर में होता है, वो करगिल में भी लिखा हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा एरर है एक तरह से अगर देखा जाए तो। उससे पता चलता है कि मतलब लोकल से उतनी हेल्प नहीं ली गई, और जो उन्होंने फ्रेम किया मास्टर प्लान वो अपने मर्ज़ी से अपने टर्म्स को यूज़ करके, जैसे शंकु लिखा हुआ है कई जगहों पर, उस तरह के बहुत एरर्स हैं। अभी मैं कुछ गिना रहा हूँ आपको। तो अगर लोकल्स रहेंगे, लोकल्स हर चीज़ को सर्वे कर पाएंगे। अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी वाले आए और हमसे लैंड यूज़ का पूछा कि कहाँ क्या क्या। उनके पास एक्चुअली वो डिजिटल मैप्स नहीं थे, तो हमने प्रोवाइड किए कुछ जो हम मुझसे हो सकता था, मैंने दिया उनको। तो इशू ये है कि गवर्नमेंट, आपके जैसे हम सिटी में कोई प्लानिंग करते हैं टाउन एरिया में, तो हमें ये नहीं पता रहता है कि गवर्नमेंट लैंड कहाँ पे है, स्टेट लैंड या क्या बोलते हैं प्राइवेट लैंड कौन सा है, उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं है। कमर्शियल कौन सा जगह है, रेजिडेंशियल कौन सा जगह है, उसमें एग्जैक्टली लिखा नहीं है। तो सर्वे प्रॉपर्ली करने से ये होगा कि लोकल लोग जब करेंगे तो हर बिल्डिंग को, हर प्लॉट को जाके देखेंगे, उसमें गूगल मैप से या कोई भी मैप लेके उस पर लिखेंगे कि कौन सी बिल्डिंग में क्या यूज़ हो रहा है, बिल्डिंग का यूज़ बताएंगे, और उससे पूरा एक मैप बन सकता है जिसमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि लैंड कौन कौन से अवेलेबल हैं, कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें लोकल्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जी। लोकल रिसोर्सेज का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लानिंग में पार्ट लेना चाहिए। उसी तरह से जो लोग हैं यहाँ सिटीजन्स, उनको ये देखना चाहिए, मतलब जो पहले होता था कि किसी के घर के सामने से कोई नाली कूदना है या कुछ भी इशू होना है तो वो लोग प्रॉब्लम्स खड़े करते थे, लोकल्स अक्सर। वो होता भी है, वो कई सारे विलेजेस से लेकर सिटीज़ में ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंटल काम है उनके आगे हिंड्रेंस बन जाते हैं लोग। तो वो ये नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होने वाला है, क्या चेंजेस अच्छे से बनेंगे, करगिल के लिए क्या फ़ायदा है, वो रोड या वो लेन या वो जो भी वो गवर्नमेंट उस टाइम पे प्रोग्राम वहाँ कर रही होती है। उस चीज़ को लेकर मेरा ये कहना है कि लोकल्स को अवेयर होना चाहिए, उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए इन चीज़ में। बाकी छोटी मोटी चीज़ें वो होती रहेंगी, या कंपनसेशन, लैंड कंपनसेशन उनको अक्सर गवर्नमेंट देती है, उन सबको आगे मतलब उन सब से ऊपर उठकर करगिल के डेवलपमेंट के लिए कि ये रोड ज़रूरी है, हमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है आजकल जैसे कि हो रहा है, रोड ट्रैफिक जैम से फंस जाते हैं लोग या कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना चाहिए। लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है। साथ साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज इस तरह से अगर हम कारगिल टाउन की बात करें, एक तो कंजस्टेड है ही, कंजस्टेशन के साथ साथ जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है वो बरकरार रहता है, और उसके साथ साथ कारगिल के एडजेसेंट जो सिटी के एरिया को एक जिस हिसाब से डेवलप करने की ज़रूरत है वो हुआ नहीं है, उसको उसकी डेवलपमेंटल सिटी को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सारे चीज़ें स्मार्ट सिटी के अंदर होंगे, अगर होंगे तो कैसे होंगे? देखिए, उसके लिए मैंने जैसे शुरू में आपको बताया कि प्लानिंग की बहुत ज़रूरत है, और जो अभी रिसेंटली स्मार्ट सिटी से दिल्ली से जो टीम आई थी, उन्होंने यहाँ के स्टेक होल्डर्स से मिल के बात किया और उनसे आइडियाज़ लिए, उनसे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आजकल करगिल में हर डिपार्टमेंट के थ्रू, उन्होंने उनका फीडबैक लिया और उसका रिपोर्ट उन्होंने कलेक्ट किया। उसमें हमसे भी लोकल, एज ए लोकल आर्किटेक्ट, हमसे भी उन्होंने मांगा, मतलब आइडियाज़ या जो भी प्लानिंग चल रही है हमारे लेवल पे, तो वो भी हमने उनको दिया हुआ है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि आगे जाके उन लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या काम चल रहा है, और एक सबको मिला के बीच में से एक वे निकालेंगे, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट कई सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं और वो मिक्स हो रहा है, लाइक किस सेम प्रोजेक्ट्स कई डिपार्टमेंट्स में हैं, ऐसा मैंने देखा है। तो वो चीज़ें एरर्स नहीं होंगी, और जो डिपार्टमेंट कोई काम कर रहा है तो उसको दूसरे डिपार्टमेंट से क्या ज़रूरतें हैं या उसमें क्या पार्टिसिपेशन होना है, वो सब उनका सुझाव वो दे सकते हैं। स्मार्ट सिटी के जो टीम आई है और गई, उनको ये आइडिया रहेगा कि सब प्रोजेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उनको एक साथ वो देख सकते हैं, इसीलिए उन्होंने ये स्टेप उठाया। उसी तरह से मुझे लगता है कि एक तो ये स्टेप ही मतलब ठीक अच्छा स्टेप लिया है कि मतलब सबसे अपना अपना आइडियाज़ लेके अपने अपने प्रोजेक्ट जो ऑनगोइंग हैं उनको पता करके आगे की प्लानिंग वो लोग करेंगे। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में भी
और उनको आना चाहिए, लाइक मतलब एक बार में ही नहीं, क्योंकि आपको पता ही है विंटर में क्या हालत होती है। विंटर में यहाँ पे आके एक सेमिनार या एक मीटिंग करने की बहुत ज़रूरत है, इवन स्मार्ट सिटी के लोगों को या एडमिनिस्ट्रेशन हायर अप्स को विंटर में यहाँ पे आने की ज़रूरत है। विंटर में यहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं वो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तो समर या ऑटम सीज़न में इतना हार्श नहीं है, तो इतना हमें इजी लगता है कि ये हो जाएगा, ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, हम इजीली कर पाएंगे ऐसा लगता है। लेकिन विंटर में एक बार आके देखना चाहिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या है, यहाँ पे एनर्जी की कितनी ज़रूरत है, यहाँ पे जो हमें सन का जो मैक्सिमम तो मेरा यही रहता है कि सन और सोलर एनर्जी को यूज़ करके कोई काम किया जाए, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सॉरी या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए तो उसमें जितना हो सके मैक्सिमम सोलर एनर्जी का भी यूज़ उसमें होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो उन चीज़ों को ध्यान देने के लिए उनको विंटर में यहाँ पे आने की ज़रूरत है, जब टेम्परेचर्स माइनस में होता है, जब उनको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे तो सन का अच्छा स्कोप है, उसको यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइट रहती नहीं है ज़्यादा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कई बार बंद हो जाती है बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ द आइस, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है विंटर में, जो उनको उस टाइम पे आके देखना चाहिए। जी, जो टीम यहाँ पे दिल्ली से आया था उनकी प्राइम फोकस किस चीज़ पे था स्टार्टिंग में जब आपके साथ उन्होंने इंटरेक्शन की, और किन किन चीज़ों को के ऊपर उनकी फोकस थी, और आने वाले वक्त में वो काम करने जा रहे थे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ों? अभी तो फर्स्ट विज़िट था उनका, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ लोगों से इंट्रोडक्शन एक तरह का हुआ, सब स्टेक होल्डर से, और उन सब से उन्होंने डाटा लिया जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हर डिपार्टमेंट के थ्रू। स्टेक होल्डर्स जो ग्रुप्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन से, मर्चेंट एसोसिएशन या ट्रेडर्स एसोसिएशन, जो जितने भी हैं सारे, उन सब से वो मिले और उनसे जायज़ा लिया उन्होंने कि एक ग्राउंड रिपोर्ट जैसे होता है उस तरह का उन्होंने लिया है। अब नेक्स्ट वो वही बताएंगे, जब वो नेक्स्ट आएंगे तो उनके साथ क्या क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेंगे वो अच्छे से बता पाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, विंटर में आप जानते हैं ही लद्दाख का जो अगर हम टोपोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी की बात करें, माहौल की बात करें, लेह और करगिल दोनों में काफ़ी देश के दूसरे हिस्सों से अलग हैं, और यहाँ पे काफ़ी हार्श क्लाइमेट कंडीशन होता है। और कारगिल की बात करें, कारगिल में ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। तो इन सारे चीज़ों के संदर्भ में, इन सारी चीज़ों को देखते हुए विंटर में किस तरह से कौन कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और साथ साथ आपने जिस तरह से जिक्र की रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें फोकस करके काम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, एक चीज़ ये। और दूसरी जानिब विंटर में कौन कौन से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर फोकस करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर स्मार्ट सिटी कारगिल और लेह को बनाना है, और ख़ासकर अगर कारगिल को बनाना है, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा जाता है कि समर में आप सर्वे करते हैं और जब आप काम शुरू करते हैं प्रैक्टिकली फील्ड में, तो जब विंटर आ जाते हैं तो काफ़ी ऑब्स्टेकल्स उसके बाद होते हैं। बाद में जब कंक्लूजन की बारी आती है, एंडिंग की बारी आती है, चीज़ बन के सामने आता है, वो चीज़ नहीं होता जो होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि विंटर में आप अगर कभी भी आएंगे तो कोई भी बाहर से आता है तो उनको ग्राउंड रियलिटी का एग्जैक्ट पता चलता है कि मतलब जो हमें लगता है कि इजीली हम यहाँ पे एक प्लांट किसी तरह का इंस्टॉल कर सकते हैं, तो विंटर में उनसे हो नहीं पाता है या वो प्लांट फंक्शन नहीं कर पाता है। तो उसी टाइम आके देखना चाहिए उनको एक बार कि कितना उसको टेम्परेचर चाहिए, कितना उसको बाकी रिसोर्सेज चाहिए, तभी जाके प्लान हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि हमारा वाटर सप्लाई है जो कि विंटर में बिल्कुल बंद हो जाता है, तो हमारे पास अभी तक कोई सक्सेसफुल ऐसा स्कीम नहीं है जिसकी वजह से हम लोग ये कह पाएँ कि हम लोग 12 मंथ्स पूरा वाटर आपको दे पाएंगे। कोई भी डिपार्टमेंट इस तरह का दावा नहीं कर पाता है, तो वो इसी वजह से, बिकॉज विंटर में कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं। ये जो टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि टैंकर से पानी पहुंचाना या हैंड पंप से या चश्मे के थ्रू जो कुछ लोग सर्वाइव कर पाते हैं, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर कोई, खैर आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर सामने लाया जाए, उस टाइम पे अगर एनालाइज़ किया जाए, तब ज़्यादा कुछ हो सकता है। और रही बात ट्रैफिक की, तो उस टाइम पे भी ट्रैफिक का आपको पता है विंटर में पूरा जम जाता है। तो कुछ टाउन में ही ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँचता है। गोमा करगिल साइड में आप जाएंगे, विंटर में जा नहीं सकते आप, इतना आइस फ्रीज हो जाता है। कभी कभी कोई चश्मा का पानी रोड पे होता है, कभी कोई पाइप फटा होता है कि विंटर से जो चश्मे का पानी आता है उसकी वजह से, वो रोड पे होने की वजह से रोड पूरा फ्रीज हो जाता है। जो बर्फ़ हटा के जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट वगैरह वो सब बर्फ़ हटाते हैं, तो जो हल्का सा बर्फ़ बचता है वो तक फ्रीज़ हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उस टाइम पे अगर आके इस चीज़ों को देखा जाए तो ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। किस तरह से विंटर के टाइम पे पर्टिकुलरली, वही मैं बता रहा हूँ कि ट्रैफिक का भी जो सोल्यूशन है वो उसी टाइम आके देखेंगे अगर आप, तो आपको काफ़ी आइडियाज़ मिलेंगे। मतलब, और जो भी कंसल्टेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, इफ़ दे कम पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर्स, और जहाँ भी उनका रुकने का बंदोबस्त होता है, उस हिसाब से उनको पता चल जाएगा कि डिज़ाइन होता है वो कैसे होना चाहिए। जो जहाँ पे
सर्विसेज हैं वो कैसी होनी चाहिए, पानी को लेकर, बिजली को लेकर जब कट्स होंगी या पानी फ्रीज होते हुए देखेंगे तब पता चलेगा कि कितना एक्सट्रीम कंडीशन होता है यहाँ पे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्नो इवन और जो रोड बंद रहता है विंटर में, उस वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कारगिल में पर्टिकुलरली। बिकॉज लेह में कोई भी एक्सेस आप इजीली कोई भी मटेरियल का एक्सेस हो जाता है, बाहर से लेके इजीली आ पाते हैं, कंसल्टेंट्स भी इजीली आ जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही इशू है कि उनको अगर उस टाइम पे आके देखेंगे तो ज़्यादा मतलब उनको मेहनत दिखेगी यहाँ पे जी। तो आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से स्मार्ट सिटी की जिला इसके कॉन्टेक्स्ट में अब आने वाले वक्त में ख़ासकर अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हिल काउंसिल्स की बात करें, हिल काउंसिल्स का रोल कितना अहम होता है और उस हवाले से लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कितना रोल बनता है? देखिए मेरे हिसाब से जितना लास्ट फ्यू ईयर्स में मैंने देखा है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स का रोल काफ़ी अहम है और काम भी वो अच्छा कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप सेक्रेटरीट के ऑफिस में, कैंपस में जाएंगे उस टाइप, तो जो अबेंडेंट कंस्ट्रक्शंस थे वो सब बहुत तेज़ी से हो रहे हैं वहाँ पे। मतलब जो प्लानिंग उनका पहले था, बिल्डिंग्स जो पड़ी हुई थी हाफ बिल्ट, उनको कंप्लीट किया जा रहा है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही जहाँ भी आप जाएंगे तो लोकल जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको नज़र आ रहा है। तो बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं वो जी। और उनका रोल भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज काउंसिल को मतलब कारगिल को हेड वही करते हैं राइट नाउ, दे आर इन पावर। सो जो भी अथॉरिटी वो होना है उनके थ्रू होना है, सजेशंस भी उन्हीं को ही पास करने हैं एंड में। जो बड़ी आवाज़ वही है, पब्लिक की आवाज़ जी जी। और ख़ासकर उनको कि इन सारी चीज़ों पे प्रायोरिटी पे फोकस करने की जी जी एग्जैक्टली, क्योंकि ये जो प्लानिंग्स हैं, जो स्मार्ट सिटी आ रहा है, मास्टर प्लान आता है, ये सब कारगिल के लिए ही है। तो फोकस में इसलिए होना चाहिए बिकॉज ये प्लानिंग बाहर वाले कर रहे हैं, उनमें अगर हम अपने जैसे काउंसिल के लोग हैं, जैसे हम रिसोर्सेज हैं, लोकल रिसोर्सेज, उन सबका इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो चीज़ें अच्छे से बन पाएंगी। जैसे आपने देखा होगा कुछ एग्जांपल्स ले में ऑलरेडी हैं, हो चुके हैं लास्ट पहले, कि बाहर से इन्वॉल्वमेंट हुआ है कंपनीज़ का और काफ़ी चीज़ें प्रोजेक्ट्स ख़राब भी हुए हैं बिकॉज उनको जो सारा उन्हीं को ही सौंप दिया है उन्होंने उस टाइम पे। तो वो चीज़ें यहाँ भी ना हो, यही मुझे लगता है कि यहाँ भी अगर ऐसा हुआ तो फिर फ़ायदा नहीं हो। इसलिए काउंसिल को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे जो प्लानिंग करें वो कंपनीज़ अच्छे से हो पाएँ। रिसेंटली एक एग्जांपल लिया जाए तो किसी ने आइडिया दिया, किसी बाहर वाली कंपनी ने, कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है विंटर में पानी आने की तो आप शंकु से पानी क्यों नहीं लाते यहाँ पे। शंकु हाइट पे है तो हाइट ऐसे स्लोप में यहाँ पे इतना दूर 40 किलोमीटर्स आप पानी लाएंगे। तो ऐसे आइडियाज़ से हमें बहुत सोच में पड़ जाते हैं हम लोग कि ऐसे आइडियाज़ अगर अप्लाई हो गए रियलिटी में तो कितना नुकसान होगा। जैसे लिफ्ट इरिगेशन है, जो जहाँ पे पॉसिबल नहीं है वहाँ पे अगर हमने कर दिया तो आपको पता ही है नुकसान कितना होता है। उसी तरह से अगर आप शंकु से पानी यहाँ लाएंगे तो कितना नुकसान हो जाएगा। आप खुद सोचिए, प्लान हो भी जाता है, पास भी हो जाता है, लोग उस पर काम भी शुरू कर देते हैं और कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो उसमें जितना इन्वॉल्वमेंट पैसे का, टाइम का, एनर्जी का होता है वो सब बचाया जा सकता है अगर हम लोकल हमारे लोग काउंसिल उसमें एक्टिव रहे और सतर्क रहे, इन सब से बचें जी। आखिर पे आप क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को जो कि आने वाले वक्त में दावा है लेह और कारगिल को स्मार्ट सिटी बनाने का? देखिए मैं यही कहूँगा कि इसमें इन्वॉल्वमेंट सबका है, सिर्फ हमारा या डिस्ट्रिक्ट मिशन का नहीं, बाकी सबका ही इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा। बाद में ऐसे रूल्स आएंगे, जब तो यूटी बन गया तो स्ट्रिक्ट रूल्स आएंगे। और अगर मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि म्यूनिसिपल लिमिट्स बढ़ाएंगे तो लॉस भी बढ़ जाएंगे और उन लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? वो लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि उसके लिए लोग पहले से तैयार रहें कि अगर ये हमारे भलाई के लिए है, हो रहा है ये सब कुछ जो भी हो रहा है, इन सबको समझने के लिए लोगों को ये चाहिए कि इसको समझें कि ये चीज़ें हो रही हैं, जो चेंजेस हो रही हैं वो अपने भलाई के लिए हो रही हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, जो स्मार्ट सिटी वाले कर रहे हैं, जो डिपार्टमेंट्स उस पर अप्लाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उन सब के लिए हमारे लोगों के लिए फ़ायदा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा, बारू में आप देखेंगे तो बारू में रोड का वाइडनिंग हुआ रिसेंटली इसी साल। तो शुरू में कितना प्रॉब्लम हुआ, कुछ लोगों ने लैंड भी नहीं दिया और कुछ डिपार्टमेंट्स ने कभी ऑब्जेक्शन भी किया, लेकिन लोगों को बाद में समझ में आया, अभी समझ में आता है कि देखने में कि कितना ज़रूरी था वो जो एक्सटेंड किया रोड को और कुछ डिपार्टमेंट्स के बिल्डिंग्स को, वॉल्स को उन्होंने हटा के पीछे करके और ब्यूटिफाई किया। ये सब चीज़ें अगर लोग समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा।
चलिए, लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब हमारे साथ बात करने के लिए। आज के लद्दाख स्पेशल में हमारे साथ बात करते थे फयाज अली, जो कि कारगिल के एक रिनॉन नामवर आर्किटेक्ट हैं, और इनकी ज़बानें हमने जानने की कोशिश की आखिर आने वाले वक्त में जिस तरह से लेह और कारगिल को, लद्दाख के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को स्मार्ट सिटी के अंदर लाया है और आने वाले वक्त में स्मार्ट सिटी के हिसाब से बिल्ड करने जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने जा रहे हैं, उस हवाले से किस तरह की स्थिति रहेगी, कैसे किया जा सकता है, वो आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश को। इस बीच लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है और हमें तैयार होने की ज़रूरत है आने वाले वक्त में। जिस तरह की भी हमें अगर हम कुर्बानी देने की बात करें या साथ ही साथ जो बाकी चीज़ें हैं ओवरऑल जो डेवलपमेंटल के लिए लोगों का मॉरल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, उस हवाले से हमें तैयार रहने की अशद आने वाले वक्त में ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कारगिल और लेह स्मार्ट सिटी के तौर पे देश के अन्य हिस्सों की तरह उभरे और देश में एक जो है अगर हम मिसाल के तौर पर ये जो दोनों सिटी उभर के सामने आया। बने रहे गुलिस्तान के साथ, मोहम्मद साहब।